Good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and every one of the class 10th on the same platform of the life physics. As you all know that according to our NCERT or CBSE, we have completed the magnetic effect in previous lecture. हमारा done हो चुका है when we completed the AC generator. बट इन बिटवीन दोज लेक्चर हम लोग कुछ ऐसे भी टॉपिक उठा रहे थे जो कंप्लीटली एनटीएससी थे, नॉट दी सीबीएसई. इन द प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस अबाउट दी ट्रांसफॉर्मर, तो वो भी कंप्लीट एनटीएससी था, वो आपने आई होप आपने कंप्लीट कर लिया है. एंड फॉर द फ्यूचर आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज जैसे ही आपको लेक्चर अवेलेबल मिलता है सूनली उसे कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए. आई नो आप लोग सारे सब्जेक्ट को चेकआउट कर रहे हैं, बट ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी. और अगर आपका कोई इश्यू है, अगर आपको लगता है कि सर यू आर प्लेसिंग द लेक्चर सूनली, आप बहुत जल्दी डाल रहे हैं, प्लीज वो मुझे बता दीजिए सो दैट आई कैन वर्क ऑन दैट. नाउ देयर इज वन मोर एंड द लास्ट लेक्चर ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट. सो मैग्नेटिक चैप्टर से रिलेटेड एक लास्ट लेक्चर और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. एंड दिस लास्ट लेक्चर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट इज आल्सो कंप्लीटली एनटीएससी बेस्ड. So it does not have any link with the CBSE, means आपका CBSE 10th क्लास से कोई लिंक नहीं है. ओके, फिर वही अगर आप 12th में हिस्सा बनते हैं, इफ यू ज्वाइन मी इन द 12th क्लास, अगर हम मीट करते हैं तो हम इसे 12th में और एलैबोरेट करेंगे. बट आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा फ्रॉम द 10th क्लास NTSC 10th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज अर्थ मैग्नेटिज्म. We are going to study the magnetic effect, but we are going to study the magnetic effect of our earth. You all know that our earth has the two poles, north pole and south pole. हम बताते हैं, और जो हमारे अर्थ के टू पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इन्हीं टू पोल्स को अगर हमारे पास है तो डेफिनेटली हमारे अर्थ के पास मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर है. और अगर हमारे अर्थ के पास मैग्नेटिक इफेक्ट है तो हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है, जिसे हम देख नहीं सकते पर डेफिनेटली हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं. और हाउ यू कैन डिटेक्ट द मैग्नेटिक इफेक्ट, आप मैग्नेटिक इफेक्ट को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग अदर मैग्नेट लाइक द मैग्नेटिक कंपास. तो मैग्नेटिक कंपास को यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमारी अर्थ के पास मैग्नेटिक इफेक्ट है या नहीं. और प्रैक्टिकली इट हैज बीन प्रूव्ड, यस वी हैव द मैग्नेटिक इफेक्ट. अब चलिए मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करता हूं. अब अर्थ के पास मैग्नेटिक इफेक्ट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो वैसे तो ये एनटीएससी में नहीं पूछा जाता, बट एक समराइज और एक कहानी सुनाता हूं सिंपल सी. तो स्टोरी शुरू कहां से हुई? स्टोरी ये शुरू हुई कि हमारे अर्थ के पास मैग्नेटिक इफेक्ट है तो क्यों है. तो एक स्टोरी सुनाता हूं. बेसिकली दैट पॉइंट इज फर्स्ट थ्योरी आया, फर्स्ट थ्योरी, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आया, यस वी हैव अ अर्थ हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट. तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा, इट वाज इन नियर अबाउट अर्ली 1600 के आसपास आया था, दैट अर्थ हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इनसाइड इट. यानी साइंटिस्ट और लोगों ने कहा कि अर्थ के सेंटर पर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ पोल है जिसका साउथ पोल है. और जहां पे मैग्नेट का नॉर्थ है वो हमारे अर्थ का नॉर्थ बिहेव कर रहा है, जहां पे मैग्नेट का साउथ है वो हमारा साउथ बिहेव कर रहा है. तो लोगों को थ्योरी अच्छा भी लगा, ठीक है यार अर्थ के सेंटर पे होगा एक बहुत बड़ा मैग्नेट, ठीक है. और इस वजह से थोड़े टाइम तक इस बात पे बिलीव किया गया. बट सेकेंडली जैसे जैसे अर्थ को स्टडी किया गया, एज वी आर डीलिंग विद द गेट स्टार्टेड डीलिंग विद द अर्थ, वी गेट टू नो दैट एट द सेंटर, मींस अर्थ के सेंटर पे टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड ऑल द मैटर्स which are available at the center or inside the earth, they are present in the molten state. Molten means liquid state. यानी हमारे जितने भी मेटल्स और कंटेंट जो अर्थ के अंदर हैं वो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में. बहुत हाई टेम्परेचर है तो जो भी लावा इरप्शन होता है, वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, तो सारी चीज लिक्विड में आ रही है. तो हम कैसे बिलीव करें कि अंदर एक सॉलिड मैग्नेट होगा? तो ये कॉन्सेप्ट अब थोड़ा थोड़ा सा गलत लगने लगा. तो बताइए फिर अच्छा रीजन क्या है कि बस सॉलिड तो नहीं हो सकता अंदर. तो अब लोगों ने सोचा कि वेयर इज द मैग्नेटिक इफेक्ट. अब मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? आउटसाइड. मैग्नेटिक इफेक्ट बाहर है. अब कहां है इस पे देखना शुरू किया. क्या कि भाई अर्थ क्या करती है? रोटेट. इसे बस सुनना प्लीज, दैट अर्थ इज रोटेटिंग. एक थ्योरी और आया कुछ सालों के बाद कि अर्थ रिवॉल्व यानी रोटेट कर रहा है अपनी जगह पे.
अब अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, लाइक गैसेस, हम हैं, सब कुछ है, सब रोटेट कर रहा होगा। इस बात को भी आप मानते हैं कि अगर एक बस चलता है तो बस के सारे पैसेंजर उसी तरफ चलते हैं। तो अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ में जितने भी गैसेस है वो सब रोटेट कर रहे हैं। तो अगर सारी गैसेस रोटेट कर रही हैं तो उसमें प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मतलब एटम्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और अगर एटम रिवॉल्व कर रहे हैं तो आपके प्रोटॉन भी रिवॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हो तो प्रोटॉन कहां घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन भी कहां घूम रहे होंगे? वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हैं? चार्जेस। तो दोनों चार्जेस घूम रहे हैं, तो यानी चार्जेस घूम रहे हैं। जब चार्जेस रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो क्या बनता है? करंट इफेक्ट। और अकॉर्डिंग टू ओरिएस्टेड अगर करंट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट है। ओके, तो ये काम और ये चीज तब आई एक्शन में जब ओरिएस्टेड का लॉ आया, जब ओरिएस्टेड ने कहा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट है। यानी ये वाली बातें शुरू हुई 1820 के बाद, 1820 के बाद। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि भाई इस बार हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट होगी क्योंकि अर्थ के पास करंट होगा। अर्थ के पास करंट क्यों आएगा? क्योंकि अर्थ चार्जेस यानी एटम से बना हुआ है, एटम के पास चार्जेस हैं और वो रिवॉल्व करेंगे यानी मूव करेंगे तो करंट होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा और कॉन्सेप्ट सही है। बट नेक्स्ट साइंटिस्ट और जो भी और साइंटिस्ट आए उन्होंने थ्योरी को पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं यार ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि एटम रिवॉल्व कर रहा है। कौन रिवॉल्व कर रहा है? एटम। एटम रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन भी घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। अब मान लीजिए प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी कहां घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अर्थ एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है। फॉर एग्जांपल, तो अगर प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो प्रोटॉन का करंट कहां होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हमने पढ़ा है। जहां पे पॉजिटिव चार्ज घूमता है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, करंट भी उधर ही होता है। बट इलेक्ट्रॉन भी तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट इलेक्ट्रॉन का करंट कहां होगा? क्लॉकवाइज में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का करंट हमेशा उसके अपोजिट होता है। तो प्रोटॉन का करंट है एंटी क्लॉकवाइज में और इलेक्ट्रॉन का करंट है क्लॉकवाइज में। तो नेट करंट क्या होगा? जीरो। पर जितना करंट प्रोटॉन बनाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बनाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एनी एटम। पर जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन। अगर 10 प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन भी एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। बट प्रोटॉन का करंट एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा क्योंकि प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज में थे, बट इलेक्ट्रॉन का करंट क्लॉकवाइज बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में थे। समझे बात को? इस वजह से नेट इफेक्ट जीरो। और अगर नेट इफेक्ट करंट का जीरो है तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहां से आ गया? तो फिर ये थ्योरी भी गलत हो गई, भाई ये भी नहीं हो सकता। फिर साइंटिस्ट लोगों ने और देखा, उन्होंने समझा कि भाई अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर किससे बना है? गैसेस से। अब सन से, कहां से? सन से रेडिएशंस आती हैं और रेडिएशंस की बहुत एनर्जी होती है। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर पे फॉल करती है वो गैसेस को क्या करना शुरू करती है? ब्रेक करना शुरू करती है। किसमें? आयंस में। गैसेस ब्रेक होनी शुरू हो जाती हैं। किसमें? आयंस में। जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ओजोन को यानी O2 टूट जाता है O+O में, तो वो आयंस बनना शुरू हो जाते हैं O2+ में। और जब वो आयन बनना शुरू होंगे तो हमारे पास एक लेयर बन जाती है जिसे हम लोग आयनोस्फीयर बुलाते हैं, है ना? आयनोस्फीयर, आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट इट, मींस अ लेयर ऑफ द गैसेस और द लेयर ऑफ द आयंस प्रेजेंट। अब आयंस क्या है? आयंस तो चार्जेस हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अब रिवॉल्व कर रही है तो अब एटम के बारे में नहीं बात की, अब किसके बारे में बात की? आयंस के बारे में बात की कि भाई अगर अब अर्थ रिवॉल्व करेगी तो आयंस भी रिवॉल्व करेगी। आयंस क्या है? चार्ज है। और अगर चार्जेस रिवॉल्व करते हैं तो करंट बनेगा और करंट बनेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा। तो ये जो न्यूट्रल वाला जो एस्पेक्ट था जिसमें नेट इफेक्ट जीरो होगा, इधर नहीं होगा क्योंकि आयंस है। तो अगर पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन टूटता है तो पॉजिटिव आयन बनते हैं O2+ मिलके। तो अगर ऑक्सीजन के आयन बने हैं तो वो दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव तो आया नहीं, तो नेट इफेक्ट जीरो नहीं हो सकता। तो नेट करंट होगा तो
तो तीसरा थ्योरी ये आया कि शायद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से, और ये बहुत अच्छा भी लगा, लोगों ने इसे अप्रिशिएट भी किया और ये कॉन्सेप्ट सही लग रहा था क्योंकि ये हर चीज को मैच कर रहा था। ये इसलिए मैच नहीं कर रहा था क्योंकि सेंटर में सॉलिड नहीं हो सकता, ये एटम की वजह से फंस गया कि भाई नेट इफेक्ट 0 है, ये सबसे एप्रोप्रिएट लग रहा था। बट इस एप्रोप्रिएशन को फुल स्टॉप लगा, मतलब ये थ्योरी भी गलत हो गई फ्यूचर में जाके। तो आई नो मैं आपको कहानियां सुना रहा हूं बट कहानी गलत होती जा रही है हर बार। बट ये थ्योरी क्यों गलत हुई इस बात को समझना। ये थ्योरी ये कहती है कि मैग्नेटिक इफेक्ट इसलिए क्योंकि करंट है। करंट क्यों है? क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं। चार्जेस कौन से? आयंस के। आयंस कहां से आए? जब गैसेस ब्रेक हुई। गैसेस है मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर। यानी इनडायरेक्ट वे में देखें तो मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर होगा तभी तो गैसेस होंगी, गैस होंगे तभी आयंस ब्रेक होंगे, आयन ब्रेक होंगे तो ही चार्ज होगा, चार्ज होगा तो ही करंट होगा, करंट होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। भाई बात तो बिल्कुल सिंपल है। तो फिर हम गए मून पे। जैसे जैसे फिर हम लोगों ने आगे जाने के बाद 1900 में 1900 के इस पूरी सदी में 1900 से लेकर 2000 तक जब हम लोगों ने मून को पढ़ना शुरू किया, जब हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाना शुरू किया, उसको स्टडी करना शुरू किया, जब हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी पे ज्यादा ध्यान दिया, तो हमें पता चला मून के पास तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ये बात भी आप सब जानते हैं। तो अगर मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो मून के पास गैसेस भी नहीं है। गैस नहीं है तो आयंस नहीं ब्रेक होने चाहिए। आयन अगर नहीं टूटते हैं, आयन अगर ब्रेक नहीं होते हैं तो चार्ज भी नहीं होना चाहिए मून के पास। चार्ज नहीं है तो करंट नहीं होना चाहिए, और करंट नहीं है तो मून के पास मैग्नेटिक नहीं होनी चाहिए। बट जब हमने मून को प्रैक्टिकली स्टडी किया तो हमें पता चला मून के पास तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये सवाल फिर उठ गया कि हमारा थ्योरी कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एटमॉस्फेयर की वजह से, तो फिर बताइए मून के पास मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? उसके पास तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये लॉजिक भी गलत, क्योंकि जब आप किसी स्टैंडर्ड लॉ को बनाते हो, जब आप कोई लॉजिक बनाते हो तो उस लॉजिक को हर जगह काम करना चाहिए। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखो फर्स्ट थ्योरी में क्या था कि हमारा मकसद था, या हम लोग इनसाइड यानी अर्थ के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे। तो हमें लगा यार अंदर तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि अंदर मोल्टन मैटर है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कहां ढूंढना शुरू किया? बाहर ढूंढना शुरू किया। ढूंढे हमने, बट दोनों ही लॉजिकली गलत होते गए। ये नेट चार्ज की वजह से 0 हुआ, ये अच्छा था, बट ये थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि उन प्लैनेट्स या उन सैटेलाइट्स के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है जिनके पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है बट फिर भी मैग्नेटिक फील्ड था, तो ये क्वेश्चन मार्क बना। अब हम लोगों ने बाहर सब जगह ढूंढ लिया, मतलब अर्थ के बाहर आउटसाइड ढूंढना शुरू कर दिया। अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा बाहर तो सारे कॉन्सेप्ट लगा लिए, रोटेशन का भी घुमा लिया, अर्थ भी घुमा लिया, सब देख लिया, तो एक काम करते हैं वापस से अंदर जाते हैं। इसका मतलब अर्थ के बाहर, अर्थ के सरफेस के आउटसाइड में हमें कुछ भी ऐसा लॉजिक या रीजन नहीं मिल रहा जिसकी वजह से हम ये बता सके कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों अवेलेबल थी। तो हमने वापस से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कहां ढूंढना शुरू किया? वापस से अर्थ के अंदर ढूंढना शुरू किया। अब इस बार जो हमने आखिरी थ्योरी हमने लेके आई कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, अब हम आखिरी थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो करेक्ट है। तो एक बार मैं रब करता हूं, नोट नहीं बनाने, बस आपको समझना था इसे। अब इस थ्योरी को हम लोगों ने नाम दिया डायनेमो इफेक्ट, व्हाट वी कॉल डायनेमो इफेक्ट और डायनेमो थ्योरी। अब डायनेमो थ्योरी क्या कहती है? अर्थ है, सो इनसाइड द अर्थ, inside the earth we have molten metals। हमारे पास क्या है? molten means liquid metals, और जनरली वो liquid metals कौन से हैं? आयरन, निकल, कोबाल्ट, ज्यादातर ये हैं। ओके, आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये ज्यादातर बहुत लार्ज क्वांटिटी में उस मोल्टन स्टेट, तो जो मोल्टन मेटल जो निकलते हैं अर्थ के अंदर से, वो मोल्टन मेटल आयरन, निकल और कोबाल्ट के ज्यादा बने होते हैं। इन मटेरियल्स को हम लोग बुलाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
ये वही मटेरियल है जो हम लोगों ने सोलेनॉइड में यूज किया था, सॉफ्ट आयरन। क्यों? क्योंकि उन मटेरियल्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने की अच्छी कैपेबिलिटी होता है, तो ये बहुत अच्छे मैग्नेट बन सकते हैं। बट तो जैसे ही मोल्टेन मेटल है, तो अब अर्थ क्या कर रही है? रोटेशन। अब सीधी सी बात है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से आपके ये जो मोल्टेन मेटल हैं ये भी घूमेंगे। सिंस ये बहुत हाई टेम्परेचर पे हैं, तो ये दो आइंस की फॉर्म में मिलेंगे हमें। कैसे मिलेंगे? आइंस की फॉर्म में, क्योंकि Fe3+ ये सब आइंस की फॉर्म में अवेलेबल होने वाले हैं, क्योंकि ये वेरी हाई टेम्परेचर पे। और ये तो आप जानते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, जब बाहर से एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर देता है बॉन्ड से, और वो आयन बन जाता है। तो ये सब आयंस की फॉर्म में। और अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो अगर अर्थ रोटेट करेगी तो आयंस भी रोटेट करेंगे। आयंस अगर रोटेट करते हैं तो करंट इफेक्ट होगा, और अगर करंट इफेक्ट है तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ मैग्नेटिक इफेक्ट। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। तो इस बार हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट है, किसकी वजह से? इनसाइड दी अर्थ। अर्थ के पास मोल्टन मेटल्स अवेलेबल हैं इस वजह से। और इसी इफेक्ट को हम लोग डायनेमो थ्योरी बुलाते हैं। अब पहली बात क्लियर कर देता हूं, डायनेमो थ्योरी। तो बेटा जितनी भी कहानी या जितनी भी स्टोरी मैंने अब तक आपके साथ डिस्कस की, ऑल आर द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग द लास्ट वन। हाँ, इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट कर लें। अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी अर्थ के पास पहली बात मैग्नेटिक इफेक्ट कहां से आया, क्यों नॉर्थ और साउथ पोल है? वो इसलिए क्योंकि करंट है तो मैग्नेटिक है, और अगर मैग्नेटिक है तो कोई ना कोई एक एंड नॉर्थ होगा, डेफिनेटली दूसरा साउथ होगा। तो ये वो स्टोरी थी जिसने हमें ये समझाया कि हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों, और ये अब हर जगह के लिए अवेलेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर अर्थ। अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? मून और सच टाइप ऑफ प्लैनेट्स और सैटेलाइट जिन पे एटमॉस्फेयर नहीं था। अब जब हमने मून को स्टडी किया तो ये क्लियरली था कि मून के सेंटर पे मोल्टन मेटल जरूर है, जिसे अर्थ के सेंटर को आप लोग क्या बुलाते हो? कोर बुलाते हो। यानी हमारे पास कोर अवेलेबल है। कोर यानी जिस प्लैनेट या जिस सैटेलाइट के पास कोर होगा, मतलब जिसके पास मोल्टन मेटल होंगे और वो रोटेट करता है, तो उसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर होगा। तो मून के पास मोल्टन मेटल हैं, मून के पास कोर अवेलेबल है, और जितने भी प्लैनेट्स जो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाते हैं सबके पास कोर अवेलेबल है। दैट्स व्हाई ये थ्योरी सबसे अच्छी है। बट उनके बारे में बात करते हैं जिनके कोर नहीं है, जैसे मीटियोर्स या एस्ट्रॉइड्स। तो मीटियोर और एस्ट्रॉइड क्या है? पत्थर के टुकड़े ही हैं, सीधी सी बात है। एस्ट्रॉइड थोड़ा बड़ा है, मीटियोर स्मॉल साइज के। अब जब हम एक एस्ट्रॉइड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके सेंटर पे कोई कोर नहीं है। तो अगर एस्ट्रॉइड के सेंटर पे कोई कोर नहीं है, वो जो बेल्ट है ना, जो एस्ट्रॉइड की बेल्ट जैसे आपने सैटर्न के चारों तरफ देखी होंगी, तो वो पत्थर के टुकड़े हैं। और जुपिटर और मार्स के बीच में भी एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट आती है, वो पत्थर के टुकड़े हैं। अब उन पत्थर के टुकड़ों में सेंटर पे कोई कोर नहीं है, और अगर कोर नहीं है तो ये थ्योरी काम नहीं करेगी, यानी उनके पास मैग्नेटिक इफेक्ट। और प्रैक्टिकली किसी भी एस्ट्रॉइड के पास जिसके पास कोर नहीं है, उसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं है। तो ये थ्योरी एक ऐसी थ्योरी बन गई जो अब तक हर जगह पे मैग्नेटिक इफेक्ट होने का एक वैलिड रीजन देती है। आई एम अगेन सेइंग इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने कभी भी अब तक किसी भी प्लैनेट या किसी भी अर्थ को ही लगा लो, हम अभी तक सेंटर पे नहीं गए हैं, सीधी सी बात है। सो वी हैवंट रीच्ड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुंचे हैं अभी तक। तो अगर हम अर्थ के सेंटर पे नहीं है तो हमें क्या मालूम कोर है, सीधी सी बात। हमारी अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, याद है 9th क्लास, 6400 किलोमीटर। तो ये हमारी अर्थ की रेडियस है, तो हमें इतना डेप्थ में जाना पड़ेगा सेंटर पे जाने के लिए। और अब तक हम लोग नियर अबाउट 2000 से 3000 डेप्थ पे ही गए हैं। तो 2000 से 3000 डेप्थ पे गए हैं अब तक हम लोग, वो भी बाय मशीन, तो ह्यूमन गया ही नहीं है।
तो इसके सेंटर पे क्या होगा, प्रैक्टिकली वो किसी ने अब तक ऑब्जर्व नहीं किया। अभी तक तो हम केवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ में जब वोल्केनो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर जाती है, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो जब वो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर जाती है तो उस वजह से जो वोल्केनो इरप्शन होता है, और जब हमने उस वोल्केनो को पढ़ा, उसके मटेरियल को पढ़ा, तो हमने ये आइडिया लगाया कि ये अंदर से आ रहा होगा और अंदर ये सब अवेलेबल होगा जिसमें ये कंटेंट जाता है। और ये इसलिए अभी भी क्या है, ये थ्योरी है, थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है जो हम मान के चल रहे हैं, जिस बेसिस पे हमने अर्थ की मैग्नेटिज्म को मान लिया। अब ये कितना रियलिटी है, अब 100% तो मैं बोलूंगा नहीं। व्हाई? क्योंकि हम किसी भी चीज को 100% तभी बोलते हैं जब वो प्रैक्टिकल होता है, मतलब जब आपने उसे प्रैक्टिकली देखा हो। तो अब टेक्निकली तो हम लोग अर्थ पे गए नहीं, हाँ हमने डाटा वहां से कलेक्ट किया है, हमने उन सेंटर पे जैसे जैसे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, चीजें मोल्टन में मिलती जा रही हैं, थोड़ा टेम्परेचर हाई है, प्रेशर हाई, तो हमें लग रहा है कि वो ऐसा है, तो हम एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ऐसा होगा। तो अभी के लिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी भी फिजिक्स में अनसॉल्व है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी भी अनसॉल्व है। वैसे फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी अनसॉल्व मिस्ट्री हैं, और ये उनमें से एक है कि अर्थ के सेंटर पे क्या है, सीधी सी बात है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी थ्योरेटिकल आज तक पढ़ा है, हमने एक थ्योरी बनाई है और उस थ्योरी ने हमें समझाया कि अर्थ के पास मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों। सो आई होप यू गेट दिस कॉन्सेप्ट, समझ में आया होगा आपको कहानी जो मैंने आपको स्टोरी लाइन बनाई। तो ये जो अदर एस्पेक्ट है वो क्यों बताए, ताकि आपके दिमाग में ये आइडिया ना आए। कोई ये ना सोचे कि अर्थ के सेंटर पे बड़ा मैग्नेट होगा, कोई ये ना सोचे कि अर्थ रोटेट कर रहा है इसलिए चार्जेस रोटेट करेंगे जिससे करंट बनेगा, जिससे, तो जो चीज नहीं सोचनी है, जो चीज गलत हो चुकी है, वो भी हमें पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी राइट चीज को पढ़ते हैं, अलॉन्ग विद दैट उसका रॉन्ग एस्पेक्ट भी देखना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में वो थॉट्स पहले ही ना आए। ये वही बात है ना कि अगर टीचर ने आपको कोई न्यूमेरिकल करवा दिया, अगर अलॉन्ग विद दैट टीचर अगर आपको वो सोर्स ऑफ एरर बता दे कि बेटा ये न्यूमेरिकल तो आप कर रहे हो, बट इस न्यूमेरिकल में ये गलती मत करना, तो अगर टीचर आपको पहले ही अगर वार्न कर देता है तो आई थिंक आप एक एक्यूरेट वे में काम करेंगे। अगर मैं आपको केवल सही तरीका बताऊं, गलत तरीका ही नहीं बताऊं, मैं आपको गलत नहीं बताऊं, मैं आपको बताऊं ये काम करना सही है, बट अगर आपको लाइफ में अगर कोई ये नहीं बताए कि ये करना गलत है, अगर आपको गलत के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप सही और गलत में कभी भी फर्क नहीं कर पाएंगे। आपको बोला जाए ये करो ये करो ये करो, ये सही है, बट अगर आपको लाइफ में यही नहीं सिखाया गया कि ये करना गलत है, तो आपको क्या मालूम क्या गलत है। जब आपको गलत ही नहीं मालूम तो आप लोग उससे कभी भी प्रिकॉशन या उससे बचेंगे ही नहीं। जैसे वह अपने एल्डर से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से सबसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है। ओके, तो रिस्पेक्टफुली बात करनी है, सही बात है, बट कैसे बात नहीं करनी है, क्या एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कैसे अप्रोच नहीं होना चाहिए, ये नहीं सिखाया। जब तक यही नहीं बताया कि क्या नहीं करना है, बस ये बताया ये करना है ये करना है, जब नहीं के बारे में नहीं बताया तो आप उसके बारे में कभी भी प्रिकॉशन लेंगे नहीं, आप उससे कभी भी बचेंगे नहीं। जब तक आपको यही नहीं बताया जाए कि हेलमेट ना पहनने से एक्सीडेंट हो सकता है, और अगर आप ये नहीं करेंगे, ये गलत है, तो आपको फाइन होगा, आपका एक्सीडेंट होगा, आपको इंजरी हो सकती है, जब तक आपको गलत या फिर ड्रॉबैक नहीं बताए जाएंगे, आप उसके बारे में कभी भी प्रिकॉशन नहीं लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको वो ड्रॉबैक बता दिए जो आज तक हमारी हिस्ट्री में पिछले 300 से 400 सालों में चल रहा है। तो हमने वही बात कहा था, एक समराइज करके आधे घंटे में लास्ट 300-400 ईयर अर्थ मैग्नेटिज्म के देख लिए, है ना। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना ना। अब ये चीज तो क्लियर हो गया कि अर्थ के पास मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो चलिए अर्थ की मैग्नेटिक को देखना शुरू करते हैं और उसके कुछ टर्म्स और कुछ बेसिक चीजों को देखते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर अर्थ, स्फेरिकल है, ठीक है, तो अर्थ इज स्फेरिकल कंसीडर कर रहे हैं। ओके, कोई दिमाग में ये ना लेके आए कि अभी तो नहीं बट समटाइम्स बिफोर, मींस 1 ईयर अगो एक ट्रेंड चल रहा था, शायद अगर आप नेट के और इंटरनेट के बहुत यूजफुलनेस और अगर आप एजुकेशनल चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट और एक वॉर छिड़ रहा है दैट कि अर्थ का शेप स्फेरिकल तो एक इल्यूजन है, रियलिटी में अर्थ फ्लैट है, एक फ्लैट अर्थ का, और इसका कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग इसे प्रूफ करने में लगे हुए हैं, तो वो हम नहीं देखते, जब प्रूफ हो जाएगा तब देखेंगे। तो हम अर्थ को स्फेरिकल मानते हैं एंड दिस इज आवर अर्थ स्फीयर। ओके, नाउ
this is north and this is south. Okay, एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं प्लीज एवरीवन. If I talk about the north and south, please, I have a one cardboard, एक जनरल कार्डबोर्ड है जस्ट एक्सप्लेन के लिए. तो if this is the earth, अगर हमारे लिए ये अर्थ है तो ये हमारा नॉर्थ है. This is our north, this is south, east, west. तो जब हम बोलते हैं कि नॉर्थ का है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ, ओके, ईस्ट वेस्ट, ओके. तो कभी भी नॉर्थ और जो साउथ है वो हॉरिजॉन्टल पे है. पहली बात तो इस बात को क्लियर करना चाहूंगा मैं. ये हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के लेवल पे. तो नॉर्थ और साउथ ग्राउंड लेवल पे है. हम लोग क्या देखते हैं, नॉर्थ, क्योंकि हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं ना हमेशा नॉर्थ साउथ, तो हम इसे वर्टिकल लाइन मान लेते हैं. ओके, तो ये बेटा वर्टिकल नहीं है, ये आप अपनी शीट को देखिए. ओके, ये हमारा बोर्ड वर्टिकल है, आप शीट को देखिए. अगर इसको सीधा लेके आऊं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे चले गए. तो कभी भी ये मत बोलना नॉर्थ का ऊपर साउथ का नीचे, नहीं है. नॉर्थ साउथ इधर नहीं है, नॉर्थ साउथ सब हॉरिजॉन्टल लेवल पे. पहली बात तो ये क्लियर करना. तो ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है. ओके, तो इसे हम बुलाते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ. व्हाट वी कॉल दिस? वी कॉल दिस एज अ ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड वी कॉल दिस एज अ ज्योग्राफिकल साउथ. अभी मैं आपको बताऊंगा ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, geographical north and geographical south. So with these 2 points we are taking these as a geographical direction. Geographical मतलब जो हम लोगों ने मान ली है. हमने कहा कि भाई ये स्ट्रक्चर, ज्योग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर. तो अर्थ के स्ट्रक्चर बेसिस पे ये हमारा उसका नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है. और ये जो इमेजिनरी लाइन है जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को ज्वाइन करेगा, we call this as a geographical axis. Okay, geographical means structure के अकॉर्डिंग. अब आ जाते हैं, मैंने अर्थ के ऊपर एक कंपास रखा. You all know that magnetic compass, the one side of the magnetic compass is being shaded and the other side is being white. Okay, now you can check this out. I have a one magnetic compass in front of it. तो जब भी आप कंपास की डायरेक्शन देखते हैं तो आपको कंपास को हॉरिजॉन्टली रखना पड़ता है, पहली बात तो. ओके, बट अभी के लिए मैं आपके सामने इसे ऐसे रख देता हूं. आई विल टेक हियर. सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये ऐसे है बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो ये नॉर्थ ऊपर नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली रखने के बाद ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है. इस तरीके से हम लोग काम करते हैं. ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट इफ यू लुक एट द निडल, अगर आप लोग इस निडल को देखो तो वन साइडेड पे आपको व्हाइट यानी रेडिश कलर है और दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन है. तो जिस तरफ कोई कलर होगा, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि पूरा प्लेट व्हाइट होता है और एक तरफ ब्लैक होता है. समटाइम्स ऐसा है कि पूरा ब्लैक और एक तरफ व्हाइट है. तो जिस वन साइड पे वो डिफरेंट कलर होगा वो नॉर्थ होगा और जिस तरफ होगा वो साउथ होगा. अब एक बार ध्यान दे देते हैं. तो जैसे मैंने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखा तो आपको क्या मिला वो ध्यान से देखना. द पैटर्न दैट आई गॉट इन रियलिटी, प्रैक्टिकल के बेसिस पे बात करते हैं. सो आई गॉट सच टाइप ऑफ अ पैटर्न दैट द नॉर्थ ऑफ कंपास, ये एन क्या है, एन रिप्रेजेंट नॉर्थ ऑफ कंपास एंड एस रिप्रेजेंट साउथ ऑफ कंपास. तो एम ने कंपास का नॉर्थ दिखाया और एस ने कंपास का साउथ दिखाया. तो कंपास ने अपना नॉर्थ इस तरीके से दिखाया. और अब एक बात आपको समझना है, कंपास अपना नॉर्थ इस तरफ दिखा रहा है. सो कंपास इज इंडिकेटिंग इट्स नॉर्थ इन दिस डायरेक्शन. तो कंपास अगर यहां पे नॉर्थ दिखा रहा है तो डेफिनेटली यहां पे साउथ होगा. क्या होगा? साउथ. बट किसका? मैग्नेट का. बट किसके मैग्नेटिक का? अर्थ का. तो ये क्या कहलाया? अर्थ मैग्नेटिक साउथ. ये क्या है? मैग्नेटिक साउथ. ये क्या था? ज्योग्राफिकल नॉर्थ. यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने अर्थ की इस डायरेक्शन को नॉर्थ माना, इसे साउथ, ईस्ट, वेस्ट. बट जब हमने कंपास को रखा तो हमें पता चला कि कंपास इधर अपना नॉर्थ दिखा रहा है. तो
तो अगर कंपास नॉर्थ दिखा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे अर्थ का साउथ होगा, क्योंकि नॉर्थ इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ। इन अ सेम मैनर अगर कंपास यहाँ पे साउथ दिखा रहा है तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ होगा। कौन सा नॉर्थ? अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या होगा? अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपके पास दो टाइप के पोल हैं। अर्थ के पास टू टाइप्स के पोल है, वन ज्योग्राफिकल पोल एंड अनदर इज मैग्नेटिक पोल। अब तक तो हम लोग एक सिंपल पोल बोलते थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब रियलिटी में समझिए बात को, तो हमारी जो अर्थ है उसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ या ज्योग्राफिकल साउथ। ज्योग्राफिकल मतलब स्ट्रक्चर, ओके। बट जब कंपास को रखते हैं तो अर्थ का साउथ उस तरफ दिखता है जिस तरफ नॉर्थ है। अभी मैं बताऊंगा इधर नॉर्थ क्यों बोला हम लोगों ने। बट अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ का जो एक्सिस है, तो इस एक्सिस को हम लोग बुलाते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। व्हाट वी विल कॉल? We will call this as a magnetic axis, कि कितना मैग्नेटिक एक्सिस है। ओके, तो ये ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये मैग्नेट को ज्वाइन करने वाला एक्सिस। ओके, ऐसा कोई एक्सिस अर्थ के ऊपर नहीं है। जैसे हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट लेते हैं, बट क्या ऐसे अर्थ पे है देखो वो लॉन्गिट्यूड जा रही है, देखो वहां से लैटिट्यूड जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो हमने वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड केवल स्टडी पर्पस के लिए लिया है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। बट जहां पे कंपास का नॉर्थ है वहां पे अर्थ का साउथ होगा, और जहां पे कंपास का साउथ है वहां पे इसका नॉर्थ होगा। है ना? अब ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली सामने नहीं मिली हमें, अर्थ के बिल्कुल सामने नहीं मिला जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, थोड़ा सा झुक के मिला। तो इस एंगल को वी कॉल दिस एंगल अल्फा। तो यहां पे मेंशन कर देता हूं, दिस अल्फा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इस एंगल को क्या बुलाओगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन मतलब झुकना, हमारा झुकाव कितना है। और ये तो आप जानते हैं अर्थ हमेशा 100% स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टिल्ड करके। और आप लोगों ने ग्लोब तो देखा ही होगा, ज्योग्राफी के अंदर आपके टीचर्स ने दिखाया होगा, अब तक देखा होगा कि जब भी हम ग्लोब को देखते हैं तो हमारा ग्लोब थोड़ा सा कुछ एंगल झुका हुआ होता है। वो एंगल नियर अबाउट 11 to 13 डिग्री का बेंड है। तो 11 से लेके 13 डिग्री तक वो बेंड है। और इसके बारे में अगर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और वो इंटरेस्टिंग बात कि ये जो बेंड है ये हर साल चेंज होता जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है हमारी अर्थ के बारे में, दैट दिस बेंडिंगनेस जो हमारा अर्थ का ये जो मैग्नेटिक, रियलिटी में तो ये है अर्थ के पोल, ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है। ये तो हमने ज्योग्राफी के स्ट्रक्चर के हिसाब से बोल दिया। अब ऐसा क्यों बोला वो देखो। पहली बात हमें स्ट्रेट देखना था, तो हमने ये नॉर्थ साउथ, हमने बेंडनेस वगैरह हटा। दूसरा, हमने यहां पे नॉर्थ क्यों बोला जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हम डायरेक्शन किसको देख के बोलते हैं? हम डायरेक्शन देखते हैं कंपास के नजरिए से। किसके नजरिए से? कंपास। तो हम कंपास को हाथ में लेते हैं और फिर डायरेक्शन देते हैं। तो लेट्स सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और कंपास को यहां रखा, तो नॉर्थ कहां दिखा रहा है कंपास? वहां दिखा रहा है। बट कंपास अगर नॉर्थ इस तरफ दिखा रहा है तो इसका मतलब इस तरफ अर्थ का साउथ होगा। बात तो यही है। बट ये हम जानते हैं, आप जानते हो, Why you are calling कि अगर कंपास यहाँ पे नॉर्थ दिखा रहा है तो उस तरफ अर्थ का साउथ होगा। आपने ऐसा क्यों बोला? Because you know the topic magnetic effect। आप मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टी को जानते हो, और वो प्रॉपर्टी है that unlike pole attract each other। unlike, तो अगर इधर नॉर्थ है तो डेफिनेटली वहां पे अर्थ का साउथ होगा, ये आप जानते हो। बट व्हाट वी कैन टॉक अबाउट, जब प्रीवियसली टाइम, जब बहुत सालों पहले, 100 और 200 इयर्स पहले, जब डायरेक्शन, वैसे तो डायरेक्शन को बहुत सालों पहले पढ़ा जा रहा है, तो जब ये डायरेक्शंस के कॉन्सेप्ट आने शुरू हुए तो देयर आर ओनली फ्यू कैंडिडेट, बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो डायरेक्शन और कंपास को पढ़ना जानते थे। पहले तो नहीं था ना इतना एजुकेशन। अब तो हर स्टूडेंट जो 5th और 6th क्लास में, वो भी पोल के बारे में बता देता है। इतना तो मालूम है सर, लाइक वाले अट्रैक्ट करेंगे और अनलाइक वाले रिपेल करेंगे। सॉरी, लाइक विल रिपेल एंड अनलाइक विल अट्रैक्ट। एक छोटा बच्चा भी बता देता है, बट पहले नहीं था। और जब पहले नहीं था तो अगर उसको नॉर्थ दिखा, अगर मान लीजिए कोई एक रैंडम पर्सन, कोई एक रैंडम आदमी भी अगर कंपास को पढ़ना चाहता है,
कोई रैंडम है जिसे नहीं मालूम, बस वो पढ़ना चाहता है, तो वो देख रहा है, उसको बोला है कंपास की हेल्प लो और डायरेक्शन में पहुंच जाओ, तो उसने कंपास को देखा, कंपास यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नॉर्थ दिखा रहा है, तो वो आदमी क्या करेगा, वो देखेगा कंपास यहाँ क्या दिखा रहा है, नॉर्थ, तो भाई चलो। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारा गाइड कौन है, कंपास हमारा गाइड है, और कंपास जैसा बोलेगा हम वैसा ही करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो ये जनरल रूल बनाया गया कि कंपास अगर इधर नॉर्थ दिखा रहा है तो इसी तरह तुम नॉर्थ बोलो अर्थ का, बोलो। रियलिटी में वहां तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, बट आप वहां पे उसे नॉर्थ बुलाइए। बट सिंस ये थोड़ा सा झुका हुआ है तो हमें इसे थोड़ा सा सीधा करना था, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहां पे है, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर का नॉर्थ, जिस तरफ कंपास नॉर्थ दिखाएगा उसका अल्फा एंगल टिल्ड करने के बाद है, ये अल्फा एंगल टिल्ड करना पड़ेगा, इसलिए इस एंगल को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें ये पता लगाना जरूरी है कि अर्थ की जो मैग्नेट की एक्सिस है वो स्ट्रक्चर की एक्सिस पे कितना झुकी हुई है। तो अगर कंपास अपने आप को नॉर्थ यहां दिखाता है तो इसका मतलब अर्थ का साउथ यहां पे, बट अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ का होगा क्योंकि ये 10 डिग्री है, तो आप क्या कहोगे, या नॉर्थ जाना है। हम अगर ये कहते हैं कि चलो हमें नॉर्थ जाना है, तो नॉर्थ मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ जाना है। अब कंपास तो नॉर्थ आपको यहां दिखाएगा ना, वो तो मैग्नेट के हिसाब से काम करेगा, कंपास आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ी करेगा, वो तो मैग्नेटिक पोल जहां मिलेगा वहां दिखाएगा, तो वो तो आपको इंडिकेट यहां करेगा। तो ये नॉर्थ है, तो हम यही मानते हैं जिस तरफ कंपास नॉर्थ दिखा रहा है वही हमारा स्ट्रक्चर का नॉर्थ होगा, बट उसी डायरेक्शन में नहीं, कुछ एंगल बेंड होके, और वो एंगल कितना होगा, जितना एंगल झुका हुआ है। तो मान लीजिए वो अगर 10 डिग्री बेंड है तो हम कहेंगे 10 डिग्री हमें टिल्ड होना पड़ेगा। इफ वी टिल्ड बाय 10 डिग्री देन वी कैन से दैट, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग अपने ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे पहुंच सकते हैं। Okay, so with this point we have some important thing जो हम लोगों ने यहाँ पे लिंक किए। I hope you are getting that point and I hope you are understanding that thing. Okay, so first of all please note it down that point और इस चीज को understood करना है ना। चलिए अब आपको थोड़ा सा और चीज आइडिया दे देता हूँ। तो ये तो हमारे अर्थ के नॉर्थ साउथ जो रियलिटी है वो बताया। अब आते हैं अर्थ के सरफेसेस पे। तो हमारे पास दो एक्सिस हैं, ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक। तो चलिए मैं एक और डायग्राम आपके सामने रखता हूं। ये हमारा एक जो मैग्नेटिक सरफेस, कौन सा सरफेस, मैग्नेटिक सरफेस। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा, द सरफेस विच पासेस थ्रू द मैग्नेटिक। तो मान लीजिए मैग्नेटिक एक्सिस यहाँ है, तो यहाँ से जो इमेजिनरी सरफेस होगा, जैसे लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो यहां से एक सरफेस इमेजिन करो, तो उस सरफेस को बुलाएंगे मैग्नेटिक। और एक और ज्योग्राफिकल एक्सिस होती है, तो उसके सरफेस को हम बुलाते हैं ज्योग्राफिकल सरफेस। तो मैंने इसे पेपर की तरह रख दिया, एक पेपर सामने एक पेपर पीछे, और इन दोनों के बीच के ये कौन सा एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस, और उससे पास होने वाला सरफेस ज्योग्राफिकल सरफेस, और इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा। अब ये वो P पॉइंट है, मान लीजिए आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हो। अब इस P पॉइंट पे हम लोग कंपास रखते हैं। तो अब एक रियलिटी देखो भाई, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक साउथ है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा टिल्ड होता है क्योंकि अर्थ के पोल्स थोड़े से टिल्ड हैं। तो नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ के अंदर जाएगा। क्लियर? अब आइए इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। इफ यू रिमेंबर द टॉपिक, जहां पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना सीखा था फर्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे हमने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास रखा। और जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो जिस तरफ मैग्नेटिक कंपास अपनी डायरेक्शन दिखाता जाएगा, याद है किसी भी मैग्नेटिक बार मैग्नेट के चारों तरफ, तो मैग्नेटिक कंपास जैसे जैसे अपने आप को टिल्ट करता जाएगा हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन बनाते जाएंगे। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया। तो जब हम लोगों ने अपने आप को यहाँ रखा तो मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो कंपास का जो साउथ है वो इस तरफ होगा और कंपास का जो नॉर्थ है वो उसे रिपेल करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे गए तो वो थोड़ी सी बेंड हो गई और रिपेल करेगा, नॉर्थ रिपेल कर रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे
हमारा कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो बेंड होता जाएगा और इस तरीके से वो बेंडनेस दिखाते दिखाते इस तरीके से, ध्यान से देखना प्लीज, वो बेंडनेस को शो करते करते, ये नॉर्थ पोल है जो नॉर्थ से दूर की तरफ दिखा रहा है कंपास। अगर कंपास को अलग अलग लोकेशन पे रखें तो वो कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। यही हमारा पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का। ओके, तो जैसे ही साउथ के पास जाएंगे थोड़ा और बेंड होता जाएगा साउथ की तरफ, और जैसे ही वो साउथ पे पहुंचेगा, मैग्नेटिक साउथ, जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगा वो साउथ पे बिल्कुल 100% कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से आपका मैग्नेटिक कंपास शो करेगा। अब देखिए, तो यहां से अब हमें पता चला, और ये क्या है हमारा अर्थ का सरफेस। तो अब हमें पता चला कि अगर हम कंपास को नॉर्थ पे लेके जाते हैं, कहां पे लेके जाते हैं, नॉर्थ पे, तो वो सरफेस के रिस्पेक्ट में बिल्कुल ऐसे खड़ा है, देखो बिल्कुल सीधा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी निकल रही है। जैसे जैसे वो किसी भी पॉइंट पे पहुंचता जाएगा, तो आप जानते हो सर्कुलर पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन हमेशा अलोंग दी टेंजेंट होती है। इस वजह से ये देखो बेंड होते होते और फिर ऐसे आके एंटर मारना। तो जैसे ही हम लोग पी पॉइंट या ग्राउंड के ऊपर, ये हमारा ग्राउंड है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ग्राउंड। जैसे ही हम लोग ग्राउंड के ऊपर कंपास को रखेंगे तो कंपास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल जरूर बनाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इट विल मेक some angle with respect to ground and that angle, okay, that angle is represented with del. इस del angle को बुलाते हैं angle of inclination. What we call this angle as a angle of inclination. हम लोग इसे angle of inclination बुलाएंगे, या फिर इसका दूसरा नाम है dip angle। क्या बुलाएंगे इस एंगल को, डिप एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो दो एंगल हो गए, एक था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मतलब आपका मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस से कितना झुका है, एक है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब देखो, मैंने आपको बताया कि हमारा जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है वो ग्राउंड के लेवल पे है, हॉरिजॉन्टली, बट जब भी हम कंपास को ग्राउंड के लेवल पे रखते हैं अलग अलग लोकेशन में, आज इंडिया में है, चल कहीं और है, तो हमें ये और दिखता है कि जो ग्राउंड के लेवल पे, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो कंपास ऐसे दिखाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हॉरिजॉन्टली, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बिल्कुल पैरेलल है। बट कुछ जगह ऐसी भी हैं अर्थ पर, जब हम अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं तो देखो नॉर्थ साउथ के लिए वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में मूव करता है, बट सम प्लेसेस वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपास का काम है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाना, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वर्क करता है, और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कर्व है। क्यों कर्व है? क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। अब अर्थ का शेप स्फेरिकल है तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कर्व है, और कर्व लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अगर कर्व होंगी तो उनकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग दी टेंजेंट। तो देखो ये इस तरीके से टेंजेंट फॉर्म में आगे जाएगा। अब इसका मतलब अर्थ के सरफेस पे हर अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग है। ये भी आप जानते हैं कि एट दी सर्कल, सर्कल के हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग डायरेक्शन में होता है। ये तो आप जानते हो ना, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जा सकता है। तो बताइए एक सर्कल पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं? इनफाइनाइट, मल्टीपल। अगर लोकेशन अलग है सर्कल पे तो टेंजेंट भी अलग होगा। तो इसका मतलब अगर P कोई भी एनी पॉइंट है अर्थ के ऊपर, तो अगर हम वो नॉर्थ साउथ दिखाएगा वो ठीक है, वो मैग्नेटिक के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, बट वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी कुछ एंगल टिल्ट हो जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल उठ जाएगा, इसलिए उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और दूसरी लैंग्वेज में इसे क्या बुलाते हैं? डिप एंगल भी कॉल करते हैं। गॉट इट? तो अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा है, और ये जो डायरेक्शन है ये हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है। क्या दिखाती है? नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, बी, जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं। गॉट इट? अब इस डिप एंगल को देखें तो चलिए नॉर्थ पोल पे आ जाओ। तो नॉर्थ पोल पे देखो डिप एंगल क्या है?
एंगल मेड बाय द कंपास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एंगल मेड बाय कंपास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है। तो आ जाइए नॉर्थ पोल पे, ये आपका ग्राउंड है नॉर्थ पोल, ओके, ये आपका कंपास है। तो कंपास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो कितना एंगल बना रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे बिल्कुल ऐसे खड़ा है सीधा, और ये ग्राउंड है, कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो नॉर्थ पोल पे ग्राउंड के साथ आपका कंपास कितना बनाता है? 90 डिग्री। यानी अगर आप कंपास को नॉर्थ पोल पे ले जाके स्टैंड करते हो, तो ये अगर ग्राउंड है तो कंपास नॉर्थ पोल पे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे जाके स्टैंड हो जाएगा, बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री। तो यानी नॉर्थ पोल पे हमारा डिप एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। साउथ पोल पे आ जाइए, अब देखो साउथ पोल पे वो यहां से घूमते 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 इस तरीके से आ गया। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो फिर से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब वेदर यू आर एट द नॉर्थ पोल और वेदर यू आर एट द साउथ पोल, आपका मैग्नेटिक कंपास ग्राउंड के साथ हमेशा 90 डिग्री पे रहता है, इसलिए हम लोग उसे डिप एंगल बुलाते हैं और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अब आते हैं यहां पे बिल्कुल बीच में। अब ये जो कंपास है यहां पे, ये जो बिल्कुल मिड पे आ गया, यहां पे जो कंपास की डायरेक्शन है और जो ग्राउंड है, ये रहा ग्राउंड की डायरेक्शन अलोंग द टेन, दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब यहां पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका कंपास एग्जैक्टली पैरेलल होगा। तो पोल पे मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो पोल पे आपका जो कंपास है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होगा। ये ग्राउंड है, ठीक है, तो आपका डिप एंगल 90 डिग्री। बट अगर आप बीच में आते हो, यहां पे अर्थ के सेंटर तो नहीं बोलूंगा, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपका डिप एंगल 0 होगा, मतलब ये ग्राउंड है तो आपका कंपास भी ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल यानी उसके अलोंग चल रहा है, तो यहां पे डिप एंगल 0, और इस पॉइंट को क्या बुलाते हो? इक्वेटर। क्या बुलाते हैं? इक्वेटर। अब आ जाओ बेटा आपकी ज्योग्राफी के ऊपर। तो अपने ज्योग्राफी 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो, 8 में 9th में और अभी 10th में चल ही रहा है, तो आपने ज्योग्राफिकल मैप्स भी देखे होंगे और आप लोगों ने ये हमारे एक्सिस भी देखे होंगे। तो अब आप इन एक्सिस पे आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लोब हो या मैप हो, वहां पे डिग्री लिखी रहती है। मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड की नहीं, जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे है उनसे बात कर रहा हूँ। तो वहां पे कुछ डिग्री लिखी रहती है। आपने कभी सोचा वो डिग्री क्या है? आप इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पे लेते हो, इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 फिर 60.5 और पोल पे हम हमेशा 90 डिग्री लिखा होता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों है? वो जो लाइन बनाई गई है और उसके ऊपर आगे 0 डिग्री लिखा है, क्या इक्वेटर 0 डिग्री, क्या वो सेंटर है हमारा? ऐसा क्यों कर रखा हम लोगों ने? ये एक सवाल उठता है, और उस सवाल के, आपके उस ज्योग्राफी के सवाल का जवाब आई थिंक मैं यहां पे आपको देने में कैपेबल हूं। ये वो जो एंगल लिखे होते हैं आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री, हमारे अर्थ से कौन सा पास हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका 23.5 डिग्री है, जो गुजरात कच्छ से होते हुए जाती है, ओके, कर्क रेखा जिसे बुलाते हैं हिंदी में, ओके। तो पॉइंट इज दैट कि वो डिग्रीज हैं क्या, वो किस चीज के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या है? और आज आपके सवाल का जवाब है वो जो एंगल आप लोग मैप के ऊपर, ग्राफ के ऊपर दिखाते हैं, वो एंगल ऑफ डिप है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी वो एंगल है कि जब भी कंपास को उस जगह पे रखा जाएगा तब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उतना डिग्री एंगल बनाएगा। तो हम कहते हैं कि हमारे गुजरात यानी इंडिया मध्य प्रदेश से पास होते हुए कौन सा लाइन पास हो रहा है? तो वो हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, जिसका एंगल है 23.5 डिग्री। तो उस 23.5 डिग्री का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अगर हम जहां पे हमारी कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन है, अगर हम वहां पे एक फ्रीली कंपास रखते हैं, एक कंपास रखते जो फ्री टू मूव है, जो कहीं पे भी अकॉर्डिंग टू अपने आप को सेट कर सकता है, अगर हम उसे रखें तो वो कंपास उस जगह पे यानी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनाएगा? 23.5। इसलिए उस लाइन को लिया।
तो जिस जिस पॉइंट पे ये सब चीज, ये अर्थ के हर पॉइंट पे लोकेट की गई कि जिस जिस पॉइंट पे ग्राउंड के साथ 23.5 लिख रहा है, उन सब पॉइंट को लोकेट कर दिया गया। लोकेट कर दिया गया मतलब उन्हें ज्वाइन कर दिया गया इस तरीके से। और ये थोड़ा थोड़ा कर्व होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, सेम वे जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, ये नीचे की तरफ, ये आपने ऐसी देखी होंगी। तो यहाँ पे हम 0 डिग्री लिखते हैं, 23.5, 63 और 90, यहाँ पे आके हम लोग 90 डिग्री लिख देते हैं। यही तो होता है। ये आपके उस सवाल का जवाब है जो फिजिक्स आपको देगा, और वो तभी समझ में आएगा जब हमें अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये चीज आपके लिए एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थ का डिप एंगल पोल पर 90 डिग्री, यानी वेदर नॉर्थ पोल या साउथ पोल। हाँ, अगर हम इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं तो हम डिप एंगल को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और अगर हम इक्वेटर के नीचे जा रहे हैं तो हम डिप एंगल को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो हम इसे ओरिजिन मानते हैं। ऊपर गए तो डिप एंगल को पॉजिटिव मानेंगे, नीचे गए तो डिप एंगल को नेगेटिव मानेंगे। बट पोल पर हमेशा 90 डिग्री, इक्वेटर 0। ये दो तो वैल्यू याद होनी ही चाहिए तुम्हें, पोल पर डिप एंगल कितना और इक्वेटर पे कितना। और आई थिंक मैं आपका सवाल का जवाब दे पाया हूं जो मैंने आज आपके दिमाग में क्वेश्चन डाला है कि उन मैप्स पे वो डिग्रीज क्या है, कभी नहीं देखी, कभी समझा भी नहीं। शायद आपके टीचर ने आपको बता दिया हो, वेल एंड गुड, बट अगर आप पहले से जानते हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर वी नो फ्रॉम ऑलरेडी, हमने पहले देख लिया, तो दैट्स वेरी गुड। बट अगर आपके लिए ये फर्स्ट टाइम था, आपके एक सवाल का भी अगर मैं जवाब दे पाया इस पूरे 1 घंटे के लेक्चर में जो भी हमने टाइम दिया, हमने अर्थ मैग्नेटिज्म को सीखा। तो देख, पहला सवाल क्या था जो मेरे दिमाग में आया था जब पहली बार मैंने पढ़ा कि भाई अर्थ के पास मैग्नेटिक कहां से आया, तो उस सवाल का जवाब मिला। हम अर्थ के कंपास से मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को कैसे पढ़ते हैं, तो भाई जहां पे कंपास नॉर्थ दिखाएगा इसका मतलब वहां पे अर्थ का साउथ है, पर वो मैग्नेटिक साउथ है। तो ज्योग्राफिकल तक जाने के लिए हमें उतना एंगल बेंड करना पड़ेगा जितना वो पहले से झुका हुआ है। ओके, एंड उसके बाद मैंने डिप एंगल का कॉन्सेप्ट लिया, मींस एंगल मेड बाय द कंपास विद द ग्राउंड, और वो इस वजह से। तो आई होप आई एम क्लियर विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तो और बहुत कुछ है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, बट दैट्स ऑल फॉर द एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें यहां से चाहिए था। तो सक्सेसफुली मैंने कुछ सवालों के जवाब दे पाया हूंगा, और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी है तो प्लीज यू कैन फ्रीली आस्क। ओके, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूं जो डिप एंगल के बारे में बोला था। हमारा वैसे 11 to 13 डिग्री है, बट ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इफेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि गैलेक्सी में रोज बहुत सारे प्लैनेट बनते हैं, टूटते हैं, और इस वजह से बाकी अदर प्लैनेट्स पे भी बहुत असर पड़ता है, और हमारा प्लैनेट भी हमारी गैलेक्सी का एक हिस्सा, हमारा सोलर सिस्टम भी उसका हिस्सा है। तो इफेक्ट तो पड़ रहा है। इसकी वजह से, इस ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से हमारा जो रोटेशन का स्पीड है, जो मोल्टन मेटल घूम रहा है, वो एंगुलर एस्पेक्ट में थोड़ा सा झुकता जा रहा है, और उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए हमारे नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, वो थोड़े थोड़े झुकते जाते हैं। इस वजह से ये डिप एंगल हमारा हर साल चेंज हो रहा है, बहुत स्लो रेट से चेंज हो रहा है, बट हो रहा है। एंड इफ आई गिव यू द बेसिक आइडिया that after 42,000 years it has been expected, 42,000 साल के बाद it has been expected that our magnetic north will become magnetic south and magnetic south will become magnetic north, यानी हमारे मैग्नेटिक पोल स्विच हो जाएंगे 42,000 साल के बाद। एक एक्सपेक्टेड डेट है। ओके, बट उसकी टेंशन नहीं लेनी, इतने साल तो हम जीने नहीं वाले हैं, है ना। हम ह्यूमन बीइंग हार्डली 80 इयर्स, 90 ईयर, 80-90 साल की जीवन बहुत है, तो वो टेंशन नहीं लेना कि हमारे रहते रहते अर्थ का मैग्नेटिक पोल स्विच हो जाएंगे, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से स्विच हो जाएंगे, पर स्लोली स्लोली वो डिक्लाइन हो रहा है। ओके, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेंज करेगा, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए इस चेंज को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना आपके फ्यूचर का एक अच्छा स्कोप है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, आप इस चीज को अगर अपने फ्यूचर करियर के लिए लेके जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो, क्योंकि इस चीज को भी ध्यान में रखना, हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को बनाए और उससे बैलेंस बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो दैट इज फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आई एम क्लियर विद द अर्थ मैग्नेटिज्म, एंड नाउ आई कैन ऑफिशियली अनाउंस दैट magnetic effect of current has been finished as per the CBSE, as per the NTS. So please
complete this lecture soon as possible. You will get the assignment. आपको अब assignment मिलेगा, आपको काम करने को बहुत सारा मिलेगा. अब आपका रिटर्न वर्क शुरू. अब मेरा लेक्चर खत्म, आपके काम शुरू. जल्दी से इसे फिनिश करेंगे. फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 days, आने वाले 3 से 4 दिन हम लोग फुल रिवीजन करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद द टेस्ट. सो आज संडे है, आज आपको लेक्चर मिल रहा है. ओके, जिन जो आज देख रहे हैं मींस ऑन 21st. So I can say from the 25 or 26, I will clarify the date. From the 25 or 26 you will have the test. So for that 25 or 26 June 2020 please. Okay, ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे है तो प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, इसे कंप्लीट कीजिए एंड लेट मी नो अबाउट द डाउट्स जो आपके अवेलेबल है. प्लीज हैव दिस.